नमस्कार दोस्तों। एक नया उपविषय लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हमने एक नई सीरीज प्रारंभ की है जो बीएड द्वितीय वर्ष के एक पेपर से संबंधित है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। भाषा से संबंधित पेपर है, थोड़ा सा जटिल है और इसका जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूं ताकि आप सभी इससे लाभान्वित हो सकें। तो पहला जो टॉपिक है वो है रूल वन सिस्टम एंड लैंग्वेज। बीएड द्वितीय द्वितीय वर्ष के अंदर ये टॉपिक है जो आता है। तो शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन की। भाषा का अर्थ क्या है, दो चीजों में हम पढ़ेंगे, भाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रूल वन सिस्टम कौन से हैं, जो कौन से नियमावली है जिनके आधार पर ये जो पूरी व्यवस्था है वो चलती है। डिक्शनरी मीनिंग मैंने लिखा है यहां पर, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। किसी देश विशेष के लोगों की मौखिक और लिखित माध्यम की संप्रेषण प्रणाली जो है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। दो तरीके बताए हैं, एक लिखित राइटिंग फॉर्म में जिसको हम कहते हैं, और एक है मौखिक जिसको ऑरल कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं। जैसे स्लाइड आप देख रहे हैं ये राइटिंग है और बोल रहा हूं मैं ये मौखिक है। दूसरा अर्थ क्या है डिक्शनरी के अंदर, द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि एवं लेखन की प्रणाली क्या कहलाती है, भाषा। ऊपर हमने पढ़ा मौखिक और लिखित। ये मौखिक और लिखित का उपयोग क्यों करते हैं? हमारे विचारों का प्रयोग करने के लिए, हमारी कल्पनाओं की जो बातें हैं वो बताने के लिए, हमारे मनोभावों को बताने के लिए कुछ ध्वनियां बनाई हैं या कुछ चिन्ह बनाए हैं लिखने के लिए, उसको भाषा कहा जाता है। ये डिक्शनरी मीनिंग है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको कैसे परिभाषित किया गया है, लैंग्वेज ए सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन मैनुअल, जिसको साइंड कहा गया है, और रिटन सिंबल बाय मींस ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट in its culture express themselves. The functions of language includes communication, the expression of identity, play, imaginative expression, and emotional release. क्या कहने का प्रयास किया गया है कि लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है, कन्वेंशनल स्पोकन, पारंपरिक बोले जाने वाली भाषा जो है, मैनुअल है, हस्ताक्षरित जिसको कहते हैं, या लिखित प्रतीकों की एक प्रणाली जिसके माध्यम से मनुष्य एक सामाजिक समूह के सदस्य और इसकी संस्कृति में भागीदार के रूप में खुद को अभिव्यक्त करते हैं। हम देखते हैं जब हम अपने परिवार में होते हैं तो हमारी जो स्थानीय बोली है, जिसको मैं भाषा के रूप में कहूंगा, तो हम वो बोलते हैं। वो पंजाबी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो हरियाणवी हो सकती है, वो बागड़ी हो सकती है। भाषा के कार्य क्या है? पहला है संचार, दूसरा है पहचान की अभिव्यक्ति, तीसरा है खेल, चौथा है कल्पनाशील अभिव्यक्ति, और पांचवा है भावनात्मक रिलीज, जिसको हम कहते हैं इमोशनल रिलीज। आप अपने इमोशंस जो हैं वो प्रकट करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इसको एक्सप्लेन किया। तो क्या बातें निकल कर आती है? एक तो पहली चीज है कि मौखिक या लिखित माध्यम से जब हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। और इसके कार्य क्या होते हैं, क्यों करते हैं? संचार के लिए, वार्तालाप के लिए, संप्रेषण के लिए, पहचान बनाने के लिए, जैसे कुछ लोग हैं जो वक्ता के रूप में बहुत फेमस हैं, खेल के लिए, इमेजिनेटिव जो एक्सप्रेशन है उसके लिए, और इसके साथ साथ अपने जो इमोशंस हैं उनको रिलीज करने के लिए। अब बात आती है भाषा की विशेषताएं क्या है। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, अ सिस्टम। पहला ये कह रहा है कि भाषा एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। कैसे? ए लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ साउंड्स, साइंस एंड और रिटन सिंबल्स विच आर यूज्ड बाय पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, रीजन और ग्रुप फॉर टॉकिंग, राइटिंग और कम्युनिकेटिंग। ये कहता है कि भाषा एक प्रणाली है, व्यवस्था है, ऐसे ही नहीं उपयोग में लाई जाती। कैसे? संरचित प्रणाली हमने बनाई है ये, जिसमें कुछ साउंड्स हैं, ध्वनियां हैं, मैं बोल रहा हूं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, सांस को खींच रहा हूं या छोड़ रहा हूं,
और जब मैं सांस को खींच रहा हूं या छोड़ रहा हूं तो वो जो प्राण वायु है वो कहीं ना कहीं टकरा रही है, वो जीवा से टकरा रही है, वो होठों से टकरा रही है, वो दांतों से टकरा रही है, वो तालू से टकरा रही है, गले के अंदर जो हमारा स्वर तंत्र है उससे निकल रही है, तो कुछ ध्वनियां पैदा हो रही है। उन ध्वनियों को हमें सिखा दिया गया हमारे परिवार के द्वारा, हमारे विद्यालय के द्वारा, कि ऐसी ऐसी ध्वनियां जब पैदा होंगी तो उनका अर्थ ये होगा। संकेतों के द्वारा साइन लैंग्वेज के रूप में हो सकती है, लिखित प्रतीकों में जिसको हम अल्फाबेट्स या वर्णमाला कहते हैं वो वाली चीजें हो सकती हैं, जो किसी विशेष देश, क्षेत्र या समूह के लोगों द्वारा बात करने, लिखने या संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एक व्यवस्था है, पहली चीज प्रणाली है। दूसरा, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, भाषा सांकेतिक है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल लैंग्वेज सिस्टम एवर यूज्ड बाय ह्यूमन इज प्राइमरली मेड ऑफ सिंबल्स। A symbol is something that stands in for or represents something else. भाषा जो है वो सांकेतिक है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त लगभग हर एक भाषा प्रणाली मुख्य रूप से प्रतीकों से बनी है। कुछ प्रतीक हैं बनाए हैं। हिंदी के अंदर, पंजाबी के अंदर, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, सबके अंदर कुछ प्रतीक है जिनको ध्वनियां कहती हैं, वो हमने बनाए हैं। एक प्रतीक एक ऐसी चीज है जो किसी और चीज के लिए खड़ा होता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक ध्वनि विशेष है जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं कुछ प्रतीक जो हैं जो लिखे हुए उनको पढ़ रहा हूं और उसके साथ साथ उनकी जो ध्वनियां हैं वो पैदा कर रहा हूं, तो सिंबॉलिक है। तीसरा, लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है, व्यवस्था है पूरी। ऑल्दो लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, its symbols are arranged in a particular system, not in random manners. आप किसी भी शब्द को कहीं भी किसी भी तरह से नहीं बोल सकते, जिसको हम कहते हैं ना वाक्य विन्यास कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे रूल गवर्न सिस्टम में, एक सार्थक जो अर्थ वाली ध्वनि है जिसको शब्द कहते हैं वो, और उन शब्दों से बनने वाला एक अच्छा वाक्य, और उन वाक्यों से मिलकर बनने वाला एक गद्यांश या पद्यांश या एक रचना या एक अभिव्यक्ति जो है वो व्यवस्थित होती है, ऐसे ही नहीं होती। तो ये लैंग्वेज सिस्टम के अंतर्गत आता है। कभी कोई अगर अव्यवस्थित तरीके से बात करने लगता है या कुछ लिखा हुआ आता है तो हम कहते हैं ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है। या कोई ऐसा बोल रहा है तो वो हम कई बार टोक देते हैं किसी को कि नहीं समझ नहीं आ रहा, ठीक से बोलिए क्या कहना चाहते हैं, मैं आपका भाव नहीं समझ रहा हूं, आप समझाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं अपना रहे। अगला है, लैंग्वेज इज सोशल, भाषा जो है वो सामाजिक है, क्योंकि समाज में हम रहते हैं, समाज से हम सीखते हैं। Language is social in that interaction with other person in psychologically necessary to learn language. आप समाज में रहकर मौन नहीं रह सकते। हम अपने समुदाय की जो भाषा है जिसको बोली कह सकते हैं छोटे स्तर पर, वो हम सीखते हैं। और किस लिए सीखते हैं? ताकि हम अपनी व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ कर सके, वार्तालाप कर सके। वी यूज लैंग्वेज टू बी इन ए कम्युनिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स। हम एक समुदाय में बने रहने के लिए और वहां पर संप्रेषण करने के लिए उस भाषा का प्रयोग करते हैं। वी डिपेंड्स ऑन अदर्स व्हेन लर्निंग लैंग्वेज एंड वी कॉन्स्टेंटली बोरो वन अनदर यूजेज ऑफ एक्सप्रेशन। छोटे बच्चे को देखिए, जब आप बोलोगे तो आपको मुंह की तरफ देखता है, होठों को, आकृतियों को, चेहरे के हाव भाव को, धीरे धीरे वो साउंड्स पर आ जाता है और फिर वो आपसे नए नए शब्द पूछता है, इसका अर्थ क्या है, ये क्या होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे पास वो शब्द भंडार, वो ध्वनियां खुद की होने लगती है और हम उनको इंडिपेंडेंटली यूज करने लगते हैं। तो ये एक सोशल सिस्टम है, एक सामाजिक प्रणाली है, एक सामाजिक व्यवस्था है। अगली विशेषता क्या है? लैंग्वेज इज कल्चरल, भाषा सांस्कृतिक होती है। अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग बोलियां या भाषाएं। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कल्चर। कल्चर एज ए वोल इज ट्रांसमिटेड थ्रू लैंग्वेज। संस्कृति जो है वो भाषा के द्वारा ही दूसरी जगह आरोपित होती है। पंजाबी बोलते ही हम, कोई बोलेगा तो हम कहेंगे आप सिख हैं, आप पंजाबी कम्युनिटी से हैं। जिस जिस तरह की भाषा अगर बोलते हैं तो हम उनको ये कहते हैं। द फैक्ट दैट ह्यूमन काइंड हैज ए हिस्ट्री इन द सेंस दैट एनिमल डू नॉट इज एंटायरली द रिजल्ट ऑफ लैंग्वेज। तथ्य यह है कि मानव जाति का इतिहास इस अर्थ में है कि जानवरों का इतिहास पूरी तरह से भाषा का परिणाम नहीं है। हमारे पास एक भाषा है, हमने उसको लिखा है, उसको सहेजा है और हमारे पास एक हिस्ट्री है। वी लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ ए न्यू कंट्री और ऑन कल्चर थैंक्स टू लैंग्वेज। हम भाषा के द्वारा दूसरे देश का जो कल्चर है उसको समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं। हमारा कल्चर हमारी भाषा का देन है। लैंग्वेज इज इंट्रिंजिक टू द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। भाषा संस्कृति के व्यक्ति का अभिन्न अंग है। आप कैसा बोलते हैं वो आपकी संस्कृति, आपके परिवेश, आपके लालन पालन को दर्शाता है।
As a mean of communicating values, beliefs, and customs, it has an important social function and fosters feeling of group identity and solidarity. ये क्या कहना चाह रहा है? मूल्य, विश्वास और रीति रिवाजों को संप्रेषित करने के साधन के रूप में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है भाषा का। वो क्या है कि वो समूह की पहचान, एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। आप दूर चले जाइए, कहीं ऐसे देश में चले जाइए जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहां तो आप एक हिंदी भाषी मिलेगा जो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा है, चाहे वो भारत के किसी कोने से आया, आपका स्नेह एकदम उमड़ पड़ेगा। क्यों उमड़ पड़ेगा? क्योंकि भाषा हमें जोड़ रही है, सॉलिडेरिटी की फीलिंग वहां पर आ रही है। अगला है लैंग्वेज इज डायनामिक। भाषा गतिशील है। गतिशीलता का क्या मतलब? जो पल प्रतिपल नई चीजों में बदलाव लेकर आता है, अपने आप को नया करता चला जाता है। लैंग्वेज इज डायनामिक बिकॉज इट इज ऑलवेज चेंजिंग, इवॉल्विंग एंड अडप्टिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स यूजर। बदलाव लाती है, सार्थक बदलाव आते हैं, नयापन आता है। किस लिए? ताकि जो उसके उपयोग करता है उनके लिए वो उनकी जो आवश्यकताएं उनको संतुष्ट कर सके। द लैंग्वेज वी यूज टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज और पेरेंट्स यूज एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड इन मिडिल एजेस। प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, हमारे फोर फादर्स क्या बोलते थे, हमारे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं और हमारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और ये क्या है? ये डायनमिज्म है। अगर आप देखें, आप दो पीढ़ी पीछे चले जाइए और एक पीढ़ी अपने से आगे वाले में आ जाइए। अगर आपके दादा दादी हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप हैं, और आपसे छोटी अगर जनरेशन है, तो चारों जनरेशन की भाषा का एक निचोड़ निकाल कर देखिए, आपको मिलेगा कि शब्दों का प्रयोग जो है बहुत बदल गया है। बुजुर्ग पूछते हैं ये क्या कहना चाहता है छोटा बच्चा, क्योंकि उसकी नई शब्दावली, उसने नए शब्द अर्जित करने हैं जो समाज में है वो सीखे। न्यू वर्ड्स अपीयर्स रेगुलरली, नए शब्द रोज पैदा हो रहे हैं। डिक्शनरी चेंज, जो शब्दकोश हैं वो बदल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन डिफर्स, मेरी अंग्रेजी की जो उच्चारण है वो गलत हो सकता है क्योंकि मैं हिंदी भाषी विद्यालय में पढ़ा हूं, मैं हिंदी भाषा का विद्यार्थी हूं, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कतें हो सकती है। इवन ग्रामर रूल्स रिवॉल्व्स, जो व्याकरण के नियम है वो भी बदल रहे हैं। तो ये डायनमिज्म के कुछ फीचर्स हैं। अगला है लैंग्वेज इज वेरिएशन। लैंग्वेज इज वेरिएशन, भाषा विविधता है। देर इज मोर देन वन वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग। एक घटना घटित होती है, न्यूज़पेपर उठाकर देखिए हिंदी और इंग्लिश के, उसी घटना को लिखने के लिए अलग अलग तरीके की बातें लिखी जाएंगी। अमृतपाल जो एक खालिस्तानी समर्थक है, उसको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। आज के न्यूज़पेपर आप उठाकर देखिए कि कितने तरीके से उसको बताया गया है। रसिया यूक्रेन वॉर के ऊपर आप देखिए कि जिस जिस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर ने उसको कवर किया, उन्होंने किस तरह से बताया है। घटना एक ही है परंतु उसको कहने के तरीके अलग अलग। स्पीकर्स में वेरी प्रोनाउंसिएशन, वर्ड चॉइस और मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। वक्ता जो है उनका उच्चारण अलग होता है, शब्द अलग अलग लेकर आते हैं, कुछ बड़े विशिष्ट तरह के शब्द लेकर आते हैं, और उनके जो ध्वनि पैदा करने का तरीका है और उसके साथ साथ वो उसका जो अर्थ का मामला है, व्याकरण की जो बात है, वो अलग तरह से लेकर आते हैं। ये लैंग्वेज की वेरिएशन, और जो जितना बदलाव लेकर आता है वो उतना ही बेहतर तरीके से चमकता है। इंग्लिश अलग तरीके से बोलेगा तो वो इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा वक्ता माना जाएगा। हिंदी अलग तरीके से बोलेगा तो वो हिंदी का एक बहुत अच्छा वक्ता माना जाएगा। अगला है लैंग्वेज इज मीनिंगफुल। भाषा जो है वो सार्थक है। लैंग्वेज सिंगल लैंग्वेज सिग्नल सिंबल ऑलवेज कन्वेज मीनिंग। कोई भी ध्वनि है वो एक अर्थ देती है। इन लिंग्विस्टिक टर्म्स ऑल द सिंबल साइंस ऑफ लैंग्वेज हैव ए सिमेंटिक कंटेंट। भाषा के दृष्टि से प्रतीक और संकेत जो हैं वो अर्थ वाली सामग्री होती हैं, अर्थवत सामग्री है। द सिमेंटिक कंटेंट मीन्स ईच सिंबल इज एसोसिएटेड टू द समथिंग इन द रियल वर्ल्ड। हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी ध्वनि पैदा करते हैं, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें हमारे बॉडी के, चेहरे के हाव भाव के जेस्चर्स जो है वो अगर नजर आ रहे हैं, और उसके साथ हमारी गले से कोई प्राणवायु निकल कोई ध्वनि पैदा होती है, तो वो वास्तविक जीवन में किसी न किसी चीज से संबंध रखती है। ह्यूमंस are able to give the same symbol a meaning, and very often more than one meaning, and they are still able to distinguish all of them। ये कहता है मनुष्य एक ही प्रतीक को एक अर्थ में अर्थ देने में सक्षम है, और बहुत बार एक से अधिक भी देते हैं, और वो उन सबको अलग अलग कर सकते हैं। कई बार हम नहीं कहना चाहते, आप कहना क्या चाहते हैं, या आपकी बात के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, स्पष्ट करें क्या कहना चाहते हैं, तो वो वाली चीज मीनिंगफुल वाले में आता है। अगला है लैंग्वेज इज ह्यूमन। भाषा मानवीय है। लैंग्वेज इज ह्यूमन एज इट डिफर्स फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन इन सेवरल वेज। हम पशुओं से इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम उनको अव्यक्त ठीक से कर देते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स हाईलाइटेड अबव सेट अपार्ट लैंग्वेज फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन फॉर्म्स।
पशु संचार से हम कई मामलों में अलग हैं। पशु संचार के कुछ रिजिड सी भाषाएं हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, परंतु मानवीय जो भाषाएं हैं, कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो अलग है। Some of these features may be part of animal communication, yet they do not form part of it is in its uh, entirety. ये कह रहा है कि इनमें से कुछ विशेषताएं पशु संचार का हिस्सा हो सकती हैं जो हमारी भाषा की हैं, फिर भी वे इसकी संपूर्णता में इसका हिस्सा नहीं बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रूल गवर्न सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, भाषा की नियम शासित प्रणाली क्या है। ये चार चीजें हैं जो भाषा को नियमों में ढालती है, ताकि भाषा जो है वो अव्यवस्थित ना हो। भाषा जो है जिसको हम गैर तार्किक कहते हैं, अव्याकरणिक कहते हैं, वैसी ना हो। क्या कहने का प्रयास किया गया? भाषा एक प्रतीकात्मक नियम शासित प्रणाली। प्रतीकात्मक मैंने बताए, लिखित प्रतीक हो सकते हैं, ध्वनि के रूप में प्रतीक हो सकते हैं, सिंबल है, एक साउंड के रूप में सिंबल हो सकता है, एक रिटन फॉर्म में सिंबल हो सकता है। और रूल वन सिस्टम का मतलब क्या है? नियम शासित प्रणाली, उसके ऊपर कुछ नियम चल रहे हैं तभी वो ठीक है, जिसे लोगों के समूह द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए साझा किया जाता है। ये नियम सम्मेलनों का समूह है जो उनके उचित उपयोग को व्यवस्थित करते हैं। सम्मेलन मतलब नियमों की एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, और जब वो व्यवस्था हमारे लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति पर लागू होती है तो वो क्या हो जाती है? रूल वन सिस्टम को धारित कर लेती है। ये निर्धारित करते हैं कि शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इनमें से कुछ नियम जो किसी भाषा को संचालित करते हैं उनमें शामिल है। पहला है स्वर विज्ञान, जिसको फोनोलॉजी कहते हैं। दूसरा है वाक्य विज्ञान, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तीसरा है आकृति विज्ञान, जिसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। और चौथा है शब्दार्थ या अर्थगत, जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक या सिमेंटिकली। तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि ये रूल गवर्न सिस्टम है क्या। सबसे पहले लेते हैं स्वर विज्ञान को, फोनोलॉजी को। यह शाब्दिक शब्दों के अर्थ का अध्ययन है, जो ध्वनियां जिनको मैं कहता हूं। हमारी हिंदी की वर्णमाला, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, और पंजाबी की जो वर्णमाला है जिसमें ऊड़ा आड़ा आते हैं, वो जो उच्चारण के तरीके हैं वो फोनोलॉजी है, वो स्वर विज्ञान है। यह कुछ प्रतीकों और शब्दों के को अर्थ देकर संचार को संभव बनाता है। प्रारंभ है, यहां से हम बोलना सीखते हैं। स्वर विज्ञान भाषा का घटक है जो ध्वनियों की गति की संरचना और अनुक्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लेख करता है। कौन सी ध्वनि को किस तरह से बोलना है, उसका शुद्ध उच्चारण क्या है, कितना बल देना है, ये जो चीजें हैं वो यहां पर हम सीखते हैं। विभिन्न तरह के जो नियम है। स्वर विज्ञान भाषा विज्ञान की शाखा है, ये एक ब्रांच है इसकी। जिस तरह से भाषण के साथ काम करता है, लगता है कि एक विशेष भाषा में व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए ध्वनियों के पैटर्न, ध्वनियों के अनुक्रम के संदर्भ में जो एक विशिष्ट भाषा में अनुमेय है। जब हम अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली ध्वनि का वर्णन करते हैं तो इन मानदंडों के संदर्भ में हम स्वयं ध्वन्यात्मकता के मामलों से संबंधित होते हैं। मतलब कि इस शाखा के अंदर हम क्या सीखते हैं कि कौन सी ध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं, ध्वनि के उच्चारण का पैटर्न क्या है, किस तरीके से उच्चारित होंगे। अगला है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ध्वनिक भाषा का घटक है, ये उसका एक एलिमेंट है जो ध्वनियों की गति की संरचना और अनुक्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लेख करता है। दूसरा आता है वाक्य विन्यास, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। यह सार्थक वाक्यों के निर्माण के संदर्भ में शब्द के उपयोग से संबंधित नियमों का समूह है, व्याकरणिक मसला है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कहाँ कहाँ आएंगी, वो किस किस तरह से उपयोग में लाई जाएंगी, हमारे जो चिन्ह हैं वो कहाँ कहाँ हमने प्रयोग करने हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत बताई जाती है कि हम किसी भी वाक्य के अंदर शब्दों का सार्थक उपयोग किसे कैसे कर सकते हैं, वो बताया जाता है। भाषा का व्याकरणिक उपयोग इस श्रेणी में आता है, अर्थात भाषा के व्याकरणिक नियमों की अनुपालना वाक्य विन्यास कहलाती है। कि अगर हम व्याकरणिक तरीके से शुद्ध वाक्य का निर्माण करते हैं तो वाक्य विन्यास है, और ये एक नियमावली का एक अलग तरीका है। अगला है आकृति विज्ञान, मॉर्फोलॉजी। यह उपजी मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय जैसे शब्दों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को संदर्भित करता है। जैसे हम
शिक्षा के अंदर पढ़ते हैं, जैसे मैं आज एक पाठ योजना बना रहा था पाठ्यक्रम के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, तो मैंने पढ़ा कि करिकुलम का एक शब्द है करिर, जो लैटिन वर्ड करिर से उठा है। तो हमने मूल कहाँ चलकर गए कि सबसे पहले इसका जो मूल है, जिसको हम जैसे संस्कृत में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं, इस धातु से बना है। तो वो वाली जो चीज है वो मॉर्फोलॉजी है। आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी में भाषा विज्ञान, आकृति विज्ञान शब्द का अध्ययन है, वे कैसे बनते हैं और एक ही भाषा में दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध क्या हैं, कैसे हैं, यह शब्दों की संरचना और शब्दों के कुछ हिस्सों जैसे अर्थ, क्या अर्थ है इसका, मूल शब्द कहां से पैदा हुआ था, सबसे पहले इसका कैसे प्रयोग हुआ था, उसका अर्थ क्या था, उपसर्ग लगने से क्या हो जाता है, प्रत्यय लगने से क्या हो जाता है, प्रत्यय को हटा दें तो क्या होगा, संधि विच्छेद और संधि कर देने से क्या होता है, इस तरह का विश्लेषण आकृति विज्ञान में हम करते हैं। अगला है सिमेंटिक, जिसको हम कहते हैं शब्दार्थ या अर्थगत। अंतिम जो रूल वन सिस्टम है वो क्या कहता है कि जो भाषा में अर्थ के अध्ययन या अर्थ से संबंधित होता है, सार्थकता की तरफ लेकर जाता है, जिसमें हम अगले को जो भाव बता देना चाहते हैं वो समझ आया कि नहीं आया, ये तत्व जब हम हमारी लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति में शामिल करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको और प्रभावी तरीके से कैसे रख सकता हूं, तो वो सिमेंटिक जो सोर्स है या शब्दार्थ या अर्थगत जो रूल वन सिस्टम का पहलू है वो आता है, शब्दों और वाक्यों के अर्थ से संबंधित होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, रूल वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन और सॉरी लैंग्वेज। हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है और रूल वन सिस्टम के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। ये चार चीजें आपने लिखनी है, पहला स्वर विज्ञान, दूसरा वाक्य विन्यास, तीसरा आकृति विज्ञान, चौथा शब्दार्थ या अर्थगत, जिसको हम सिमेंटिक या सिमेंटिकली कहते हैं। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं अब इस पेपर के आगे के वीडियो जो है वो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।